दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 40% हिस्सेदारी वाले 11 प्रमुख और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के प्रमुख नेताओं की बैठक ब्राजील में हुई। मौका था 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित 2 दिन के इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाले घोषणा पत्र को स्वीकार किया। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में आतंकवाद के खतरे, पश्चिम एशिया की स्थिति और व्यापार टैरिफ संबंधित मुद्दों सहित कई महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर समूह के रुख को शामिल किया गया। घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई और सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगाहों सहित सभी रूपों में आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान किया गया। ब्रिक्स नेताओं ने एक तरफा टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों के बढ़ने पर भी गंभीर चिंता जताई, जो कि व्यापार को विकृत करते हैं और विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों ने 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत की अध्यक्षता का समर्थन किया। सभी राष्ट्रों ने ब्राजील में होने वाले COP30 और 2028 में COP33 की मेजबानी के लिए भारत का समर्थन किया। चीन और रूस समेत ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका का समर्थन किया। ब्रिक्स ने भारत की स्टार्टअप नॉलेज हब पहल को मान्यता दी। ब्रिक्स भारत के डिजिटल परिवर्तन प्रयासों की सराहना करता है। समूह ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ की आवाज को मजबूत करने के लिए भारत के काम को स्वीकार किया। India's point of view, most of our concerns have been very well captured. I would like to bring to you your attention on the para 6, where there is a very strong expression for reform of the global multilateral institutions, in particular the UN and the UN Security Council, in which countries of the global south to play an active role. And this time, that para and that formulation has been further strengthened over the Kazan's formulation, where it got reiterated, reinforced in terms of India and Brazil to play an active role in international affairs and multilateral bodies, in the UN systems and in the Security Council. I think this is a very, very strong reiteration of the role, increasingly important role both India and Brazil will play. So we are very satisfied with this formulation. The second para of importance for us is para 34, where again the reiteration and condemnation of Pahalgam attack, and there again all the members have supported India. They expressed solidarity and strong condemnation in that was very well captured in that. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 6 और 7 जुलाई को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान नेताओं ने ब्रिक्स एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा की, जिसमें वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास के मुद्दे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल थे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शासन में सुधार और शांति और सुरक्षा विषय पर उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा केवल एक आदर्श नहीं है, ये हम सभी के साझा हितों और भविष्य की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। इस उद्देश्य को पूरा करने में ब्रिक्स की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि हमारी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, मिलकर आगे बढ़ना होगा। Honorable Prime Minister addressed the session on global governance and peace and security, where he reaffirmed India's commitment to enhancing the voice of the global south. He noted that developing countries require greater support for sustainable development in terms of access to climate finance and technology. He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal
with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank, and the WTO, must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. शांति और सुरक्षा विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में भारत ने एक अमानवीय और कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सामना किया है। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। ये हमला केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता पर आघात था। प्रधानमंत्री ने इस दुख की घड़ी में साथ खड़े रहने, समर्थन करने और संवेदना जताने वाले मित्र देशों का आभार जताया। आतंकवाद के खिलाफ सख्त वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने वालों, उन्हें बढ़ावा देने और सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वालों से सख्त तरीके से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ है, किसके विरुद्ध हुआ है, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस खतरे से निपटने में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ सैंक्शंस लगाने पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विक्टिम्स और सपोर्टर्स को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंक या आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को लेकर कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर हम गंभीर हैं भी या नहीं। Session on peace and security, Honorable Prime Minister underlined that terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. He underlined that the attack, the Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक आज विश्व विवादों और तनावों से घिरा हुआ है। गाजा में जो मानवीय स्थिति है वह बड़ी चिंता का कारण है। भारत का अडिग विश्वास है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मानवता की भलाई के लिए शांति का पथ ही एकमात्र विकल्प है। भारत भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। हमारे लिए युद्ध और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर उस प्रयास का समर्थन करता है जो विश्व को विभाजन और संघर्ष से बाहर निकालकर संवाद, सहयोग और समन्वय की ओर अग्रसर करे, एकजुटता और विश्वास बढ़ाए। इस दिशा में हम सभी मित्र देशों के साथ सहयोग और साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक विकास और भू राजनीतिक स्थिरता पर सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। ब्रिक्स की स्थापना 2001 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने की थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। समय के साथ ब्रिक्स एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है। इसमें दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश भी शामिल हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित इन 11 उभरते देशों में दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 40% हिस्सा है।
ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान वैश्विक शासन पर आयोजित सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मापदंडों का शिकार रहा है, चाहे विकास की बात हो, संसाधनों का वितरण हो या फिर सुरक्षा से जुड़े विषय हो, ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता नहीं मिली है। क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सेस जैसे विषयों पर ग्लोबल साउथ को अक्सर टोकन जेस्चर्स के अलावा कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20th सेंचुरी में बने ग्लोबल संस्थानों में मानवता के 2/3 हिस्से को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जिन देशों का आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, उन्हें डिसीजन मेकिंग टेबल पर बिठाया नहीं गया है। ये केवल रिप्रेजेंटेशन का प्रश्न नहीं है, बल्कि क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस का भी प्रश्न है। बिना ग्लोबल साउथ के ये संस्थाएं वैसी ही लगती हैं जैसे मोबाइल में सिम तो है पर नेटवर्क नहीं है। ये संस्थान 21st सेंचुरी की चुनौतियों से निपटने में असमर्थ हैं। विश्व के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष हो या फिर पैंडेमिक हो, आर्थिक संकट हो या फिर साइबर और स्पेस में नई उभरती चुनौतियां, इन संस्थानों के पास कोई समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व को मल्टीपोलर और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। इसकी शुरुआत वैश्विक संस्थानों में व्यापक रिफॉर्म से करनी चाहिए। रिफॉर्म्स केवल सिंबॉलिक नहीं होने चाहिए, बल्कि इनका वास्तविक असर भी दिखना चाहिए। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, वोटिंग राइट्स और लीडरशिप पोजीशंस में बदलाव आना चाहिए। ग्लोबल साउथ के देशों की चुनौतियों को पॉलिसी मेकिंग में प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स का विस्तार, नए मित्रों का जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो समय के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता रखता है। अब यही इच्छा शक्ति हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, WTO और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जैसे संस्थानों में रिफॉर्म्स के लिए दिखानी होगी। AI के युग में जहां हर हफ्ते टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, ऐसे में ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का 80 वर्ष में एक बार भी अपडेट न होना स्वीकार्य नहीं है। 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर्स को 20वीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चलाया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सदैव अपने हितों से ऊपर उठकर मानवता के हित में काम करना अपना दायित्व समझा है। हम ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर सभी विषयों पर रचनात्मक योगदान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने बहुपक्षीय आर्थिक वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत बनाने संबंधी विषय पर एक सत्र को संबोधित किया, जिसमें ब्रिक्स भागीदार और आमंत्रित देशों ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह की विविधता और मल्टीपोलैरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज जब वर्ल्ड ऑर्डर चारों ओर से दबाव महसूस कर रहा है, विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियों और अनिश्चितताओं से गुजर रहा है। ऐसे में ब्रिक्स का बढ़ता रेलेवेंस और इन्फ्लुएंस स्वाभाविक है। हमें मिलकर ये विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में ब्रिक्स किस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड का पथ प्रदर्शक बन सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों के सामने कुछ सुझाव रखे। पहला, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए मांग आधारित सिद्धांत और दीर्घकालिक स्थिरता का पालन करना चाहिए। दूसरा, संगठन एक विज्ञान और अनुसंधान भंडार स्थापित करने पर विचार करे जो कि वैश्विक दक्षिण देशों को लाभान्वित कर सके। तीसरा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और चौथा, समूह को जिम्मेदार AI के लिए काम करना चाहिए। AI शासन की चिंताओं को देखते हुए इसे क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी समान महत्व देना चाहिए। In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. He added that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up a science and research repository
in the BRICS group by the Global South countries to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI. प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत की सोच और नीति स्पष्ट है। हम एआई को मानवीय मूल्यों और सामर्थ्य को बढ़ाने के माध्यम के रूप में देखते हैं। एआई फॉर ऑल के मंत्र पर काम करते हुए आज भारत में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में एआई का सक्रिय और व्यापक उपयोग कर रहे हैं। हमारा मानना है कि एआई गवर्नेंस में चिंताओं के समाधान और इनोवेशन के प्रोत्साहन दोनों को समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मिलकर रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए काम करना होगा। ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे जो डिजिटल कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सके, जिससे कंटेंट का सोर्स पता चल सके और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, साथ ही दुरुपयोग को भी रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में जारी की जा रही लीडर्स स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सभी देशों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए अगले वर्ष हम भारत में एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस समिट को सफल बनाने में आप सब सक्रिय योगदान देंगे। ग्लोबल साउथ की हमसे अपेक्षाएं जुड़ी हैं। उनको पूरा करने के लिए हमें लीड बाय एग्जाम्पल के सिद्धांत पर चलना होगा। भारत सभी पार्टनर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने जा रही ब्रिक्स समिट के लिए सभी को भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।